चलो आज हम बात करेंगे कंपनी पारसात सीमांत नियम और उसमें क्या लिखे जाने वाली बातें, उसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी पारसात नियम क्या होता है। देखिए, पारसात कंपनी क्या होता है। कंपनी के पारसात नियम में जो बातें उल्लेख की जाती हैं उनमें हम सबसे पहले कंपनी के जो बाह्य नियम होते हैं उन्हीं को कंपनी पारसात नियम कहती है, जो लोगों को बताने के लिए। ठीक है। अब जैसे सबसे पहले क्या आता है, नाम वाक्य। कंपनी प्रसाद नियम में क्या सबसे पहले आता है, कौन सी सामग्री सबसे पहले विशेष सामग्री में लिखा जाता है, नाम वाक्य, नेम क्लॉज में। ठीक है। तो सब इसमें क्या होता है, कंपनी का नाम प्रदर्शित रहता है। कि अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे पता चलेगा कंपनी लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे नाम वाक्य में क्या, शारदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये पता चला ये कंपनी कैसी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। या शारदा लिमिटेड कंपनी, तो क्या पता चला ये एक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। तो नाम वाक्य उसमें रहता है। दूसरा आता है स्थान वाक्य। अब स्थान वाक्य में वो उल्लेख रहता है कि उसका कार्यालय कहाँ पर है और किस राज्य में है, स्थापित है। कंपनी के पारसात सीमांत नियम में दूसरा वाक्य कौन सा रहता है, स्थान वाक्य। स्थान वाक्य में ये रहेगा कि कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, किस स्टेट में उसका ऑफिस बना हुआ है। उद्देश्य वाक्य, इसमें क्या है, कंपनी के इस उद्देश्य वाक्य में उन सभी उद्देश्यों को व्यक्त करता है जिसकी पूर्ति हेतु कंपनी का निर्माण किया गया। जो उसका उद्देश्य है वो इसमें लिखा जाएगा। दायित्व वाक्य आता है। अब दायित्व वाक्य में क्या रहेगा कि ये सीमित दायित्व वाली कंपनी है या असीमित दायित्व वाली, लिमिटेड लायबिलिटीज वाली कंपनी है या जो है अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाली है। ठीक है। दूसरा इसके बाद में आता पूंजी वाक्य। अंश पूंजी वाली कंपनी में पारसात सीमांत नियम में पूंजी वाक्य भी दर्शाया जाता है। इसमें कंपनी की कुल अधिकृत पूंजी तथा अंश पूंजी में उसके विभाजन को स्पष्ट किया जाता है। पूंजी वाक्य में क्या होता है कि कितनी अधिकृत पूंजी है, एथराइज्ड कैपिटल कितनी है। एथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, जो कंपनी की सबसे ज़्यादा पूंजी होती है, यानी इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर पाती है। मान लो कंपनी की ज़रूरत है 10 लाख रुपए, तो वो उसकी क्या है, अधिकृत पूंजी है 10 लाख रुपए। अगर फिर वो देखती 10 वाले शेयर कितने इशू करेगी, 20 वाले कितने शेयर इशू करेगी, या 20 वाली करेगी या 10 वाले करेगी, तो कितने शेयर उसमें बन जाएंगे 10 लाख रुपए में। ठीक है। तो जितने कंपनी को जरूरत होती है पैसे के, उसी को क्या कहेंगे, अधिकृत पूंजी। ठीक है। इसके बाद में आता है उसमें हस्ताक्षर वाक्य। हस्ताक्षर वाक्य में वो व्यक्ति हस्ताक्षर करता है, करने वाला इसमें इच्छुक हो। ठीक है, जो कंपनी का निर्माण करने में इच्छुक हो, जो उसका प्रमोटर होता है, उसमें हस्ताक्षर करता है। ठीक है। कितने लोग इसमें हैं, नामों से समक्ष लिखे गए अंशों का क्रय कर लिया जाता है। नियुक्त वाक्य, एकल व्यक्ति वाली कंपनी में पारसात सीमांत नियम में नियुक्त वाक्य भी होता है, जो कंपनी के एकल सदस्य की मृत्यु होने के पश्चात कंपनी का नया सदस्य होने का व्यक्त करता है। एकल, जैसे कोई एकल 1 पर्सन कंपनी है, ओपीसी है, 1 पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन कंपनी को चलाता है। वैसे कंपनी को चलाने के लिए 2 डायरेक्टरों की जरूरत होती है। अब यहाँ पर कोई 1 पर्सन ही कंपनी है, एक ही डायरेक्टर है उसमें, तो उसके बाद जब कोई उस डायरेक्टर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कौन चलाएगा उस कंपनी को, तो वो किस में लिखा जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट में, इसमें नियुक्ति वाक्य में। ठीक है। जब आप कंपनी के रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एक पेपर भरना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएट। उस एसोसिएट में ये सारी बातें लिखना जरूरी होता है। नाम वाक्य, उद्देश्य वाक्य, ठीक है, पूंजी वाक्य, स्थान वाक्य और हस्ताक्षर वाक्य। कितने डायरेक्टर्स हैं, इसमें सिग्नेचर्स करने होते हैं सबकी, तो ये लिखना जरूरी होता है। अब इसके बाद में आते हैं कि पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, हमने अभी अंश यानी कि जो शेयर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, शेयर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से शेयर, इक्विटी शेयर, दूसरा लायबिलिटी शेयर। और इक्विटी शेयर
और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब हम इसीलिए बात करते हैं कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, बात करते हैं कि लाभांश यानी डिविडेंड किसको सबसे पहले मिलता है। तो डिविडेंड का पैसा सबसे पहले किसको वापस किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले वापस किया जाता है पैसा। डिविडेंड का पैसा, जो कंपनी को डिविडेंड होगा उसका पैसा सबसे पहले किसको वापस किया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देन उसके बाद में किसको वापस किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब पूंजी की बात, तो लाभांश सबसे पहले अधिकार किसका होता है पाने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद में किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अब आते हैं पूंजी वापसी का। तो पूंजी वापसी में सबसे पहली बात किसको सबसे पहले पैसा वापस कर दिया जाता है रिटर्न में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब लाभांश की रेट यानी डिविडेंड्स रेट का अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पैसा जो है डिविडेंड्स की रेट किसकी फिक्स होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। डिविडेंड में रेट किसकी फिक्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। और जो नहीं फिक्स होती है वो किसकी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अब किसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन शेयर्स कौन से होते हैं और नॉन कन्वर्जन कौन से होते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता है वो कैसा है, कन्वर्जन है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम इक्विटी शेयर में चेंज कर सकते हैं, बट इक्विटी शेयर्स विल बी नॉट कन्वर्ट टू प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, अब आती है बात वोट की, वोट देने का, मताधिकार किसको है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं वोट कर सकते हैं किसी को, प्रेफरेंस शेयर को, ये अधिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये अधिकार नहीं होता कि वोट देने का, बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को अधिकार होता है, वो अपने वोट देने का अधिकार होता है कंपनी में। अब शोधनीयता, तो कंपनी के जीवन काल में शोधनीय होते हैं, उसका रिडम्पशन कब होगा, कंपनी अपने जीवन काल में कभी कर सकती है। नॉन रिडम्पशन इक्विटी शेयर शोधनीय नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं अंशों का हरण क्या होता है, फॉरफीटर ऑफ शेयर्स, और अंशों का पुनः निर्गमन रीइशू कैसे होगा और किस मूल्य पर होगा, क्या उसके रेट हों। तो जब कोई शेयर होल्डर्स किसी कॉल का पैसा नहीं दे पाता है, जब कोई शेयर होल्डर्स किसी कॉल का पैसा नहीं दे पाता है तो उसे क्या कहेंगे, फॉरफीट, अंशों का हरण। भाई एक राम है, उनसे फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया और वो नहीं दे पाए, तो फाइनल कॉल क्या कहलाई जाएगी, फॉरफीटेड कहलाई जाएगी, और उन अंशों का क्या कर लिया जाएगा, हरण कर लिया जाएगा। ठीक है, जब पैसा नहीं मिला तो उस कंपनी का क्या कहेगी, कंपनी उस अंशों का हरण कर लेती है, जब्त कर लेती है अपने पास। ठीक है, अब इसके बाद में आता है उसका पुनः निर्गमन क्या होता है, और पुनः निर्गमन किस मूल्य पर होता है। तो जब कोई पर्सन शेयर होल्डर्स पैसा नहीं दे पाया तो अंशों का हरण कर लिया गया, जिसे कंपनी का फॉरफीट, अंशों का हरण या अंशों का जब्त होना कहा गया। फिर उसके बाद में उस अंशों को री इशू कंपनी चाहे तो री इशू कर सकती है, यदि कंपनी चाहे तो री इशू कर सकती है, यानी किसी दूसरे पर्सन को बेच सकती है। मान लीजिए कोई श्याम है और उन्होंने 10 शेयर खरीदे थे, नहीं पेमेंट कर पाए, तो कंपनी चाहे तो उन 10 अंशों को, 10 वाले अंश हैं 10, तो उस 10 वाले अंशों को चाहे तो कंपनी किसी दूसरे पर्सन को बेच सकती है। श्याम है, मनोहर है, किसी को भी बेच सकती है, मतलब जो भी खरीदना चाहे जो उसमें बेच सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस रेट पर बेच सकती है, तो उसे क्या कहेंगे, कंपनी अंशों का पुनः निर्गमन। हरण के बाद जब किसी दूसरे पर्सन को बेचा जाएगा तो उसे पुनः निर्गमन। अब बात करते हैं कि उसे पुनः निर्गमन कितने मूल्य पर कर सकते हैं। तो पुनः निर्गमन कितने पर कर सकते हैं, एट पर, सम मूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर।
यानी डिस्काउंट पर। क्या कैसे हम जानेंगे कितने पर है? मान लो 10 वाले अंश हैं और वो 8 रुपए से रीइशू किए जा रहे हैं, तो क्या कहा जाएगा? बट्टे पर, डिस्काउंट पर इशू है भाई। कब 8 रुपए वाले शेयर, 10 वाले शेयर थे, उसको 10 रुपए पर ना इशू करके 8 रुपए पर किया गया, तो डिस्काउंट पर। यदि अगर कंपनी 10 वाले अंश है उसको 10 पर ही रीइशू करती है, तो क्या कहा जाएगा? ये कितने वाले शेयर हैं? एट पर वाले, यानी सम मूल्य पर है। जब कंपनी उसका जितना फिक्स रेट है, जितने वाले अंश है, उससे अधिक मूल्य पर अगर रीइशू कर देती है, तो वो क्या कहा जाएगा? प्रीमियम पर इशू है। जब कंपनी अपने अधिक मूल्य से रीइशू करती है, तो उसे कहा जाएगा कि ये रीइशू कहाँ पर है? प्रीमियम पर रीइशू है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि स्वैट समता अंश क्या होता है। तो जब कोई कंपनी का कर्मचारी कोई अच्छा काम करता है, स्वैट के अंश क्या होते हैं? जब कोई कंपनी का कर्मचारी कोई अच्छा काम करता है, तो उसे नगद ना दे करके उसको नगद ना दे करके अंश पेमेंट कर दिए, शेयर्स पेमेंट कर दिए जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? अंशों का स्वैट समता अंश। उसे नगद में पेमेंट नहीं किया जाता है, बल्कि क्या कर दिया जाता है? उसे शेयर दे दी जाएंगे, जिसे बोनस अंश कहते हैं, जिसे स्वैट अधिकार या अधिकार अंश भी कहते हैं। ठीक है, ओके।